का सबसे चर्चित नाम ब्रजेश मिश्रा, जिस पर पहले भी कई आरोप लगे हैं, वो इतने दिनों तक पद पर कैसे बना रहा, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी कि उसने करोड़ों की संपत्ति आखिर बनाई तो कैसे बनाई। यूं तो पेपर लीक केस में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसलिए नहीं कि पेपर लीक केस में सबसे पहला नाम ब्रजेश मिश्रा का आया, इसलिए भी नहीं कि ब्रजेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, बल्कि इसलिए कि ब्रजेश मिश्रा की संपत्ति को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक ब्रजेश मिश्रा के पास प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में करोड़ों की कोठी है। ये कोठी 2007-2009 के दौरान प्रयागराज में तैनाती के दौरान खरीदी गई। मूल रूप से बिहार के रहने वाले ब्रजेश मिश्रा के पास बिहार में एक शॉपिंग मॉल होने की खबर है। मतलब ये है कि DIOS के पद पर रहते हुए ब्रजेश मिश्रा ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल है कि इतना पैसा आया कहां से, और तमाम आरोपों के बाद ब्रजेश मिश्रा पद पर कैसे बना रहा, क्योंकि ब्रजेश मिश्रा पर लगने वाले आरोपों की फहरिस्त छोटी नहीं है। ब्रजेश मिश्रा को बलिया के अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, हरदोई और जौनपुर में तैनाती मिल चुकी है। हरदोई में BSA के साथ DIOS का चार्ज भी था। इस दौरान ब्रजेश मिश्रा पर मनमाने ढंग से परीक्षा केंद्र बनाने का आरोप लगा। मिश्रा शिक्षक भर्ती में भी फंस चुका है। नियम को ताक पर रखकर पत्नी को नियुक्त कराने का आरोप भी लगा था। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में आरोपी बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति है और न्यूज 18 उस संपत्ति पर पहुंचा है। सिविल लाइन के पास इलाके में करोड़ों का यहां पर मकान है। आप देख सकते हैं ब्रजेश मिश्रा की छवि यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, दागी और भ्रष्ट अधिकारियों में होती रही है। 2007 से 9 तक उनकी प्रयागराज में भी BSA के पद पर तैनाती थी। इसके बाद उनकी तैनाती प्रतापगढ़, हरदोई, जौनपुर जैसे जिलों में हुई। मौजूदा समय में बलिया के DIOS थे। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक मामले में सामने आया है नाम उनका, उसके बाद जो है लगातार सरकार का शिकंजा कस रहा है, क्योंकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कही जाती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। ऐसे में इनकी अकूत संपत्तियों की जांच भी अब शुरू हो गई है और ये जो संपत्तियां हैं ये दायरे में आएंगी। ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार में भी एक इनका शॉपिंग मॉल है। तो ये तमाम जहां भी संपत्तियां हैं अब वो STF के जांच के दायरे में आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रसूख के चलते ब्रजेश मिश्रा पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। अब पेपर लीक मामले में नाम सामने आया है तो पोस्टिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले परमिशन मिलती है विज्ञापन के लिए, परमिशन अनुमति उन्होंने दी, फिर उसके बाद उन्होंने अनुमति के बाद हमने पेपर में विज्ञापन निकाला, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार, फिर उसके बाद जो है उनका चयन किया गया। तो क्या इस पद के लिए और भी कैंडिडेट थे उस समय या फिर ये कुछ गड़बड़ी की गई? नहीं, और भी कैंडिडेट थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई गड़बड़ी की जाए। तो लेकिन क्या उनके रसूख का इस्तेमाल हुआ और इस तरह से कोई नौकरी में आई बात, ऐसी शिकायत? ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। नहीं। पेपर लीक मामले में CM योगी आदित्यनाथ ने STF को जांच के आदेश दिए हैं। ब्रजेश मिश्रा की संपत्ति की जांच भी शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात एटा जिले की करते हैं। तो एटा जिले की एक महिला की सूझबूझ से सैकड़ों ट्रेन यात्रियों की जान बच गई। महिला ने बड़ा हादसा होने से कैसे बचाया, जरा देखिए ये रिपोर्ट। लाल साड़ी में खड़ी इस बुजुर्ग महिला ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। दरअसल एटा जिले की जलेसर कोतवाली क्षेत्र के कुशवा जलेसर के पास अचानक रेलवे की पटरी के 2 टुकड़े हो गए। तभी वहां से गुजर रही ओमवती की नजर उस टूटी हुई पटरी पर पड़ी। ओमवती ने अपनी लाल साड़ी उतारकर रेलवे लाइन के बीचों बीच लकड़ी लगाकर बांध दी, जिससे आ रही ट्रेन वहीं रुक गई और ट्रेन में बैठे सैकड़ों लोगों की जान बच गई। अपने खेत पर जा रहे जी, हमने देखी वो, सो हमने कहा था अपनी साड़ी उतार के जी,
और लगा के और हमने ट्रेन रुकवाई। हमने कि यहाँ में बहुत लोग हैं, कोई घटना है सकती है। तो आपको पता था कि ट्रेन रुक जाएगी साड़ी से? हमारी साड़ी से हमें जो पता है कि झंडी पंडी लगा देते हैं, कहते हैं लोग बहुत से के लाल झंडी से खतरा हो जाता है जी, तो मतलब ट्रेन रुक जाती है। आप भी लाल साड़ी पहनी थी? हम लाल साड़ी पहने, हम खेत पे जा रहे हैं अपने पे जी, तो हमने रुकवाई, फिर रुक गई। ओमवती ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर और पूरा स्टाफ ट्रेन से नीचे उतर कर आया और उसकी जमकर तारीफ की। फिर ने देखभाल करके और सब करके तब फिर ने हमको 100 रुपये दिए थे मीठे के लिए। किसने दिए थे पैसे? हमें ड्राइवर ने दिए। कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये दिए। तो हमने फिर से मने करी, फिर ने कही अम्मा ले जाओ, तो मीठा मुँह कर लिया, वहाँ पे खुशी से दे रही है। ओमवती की चर्चा एटा जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी हो रही है। देखना है रेलवे के आला अधिकारी ओमवती से कब मिलकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। एटा से न्यूज़ 18 के लिए अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी में भारत सरकार की पहल पर सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान खाली कराए गए 2 गांव को बसाने की सरकार ने अब कवायद शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच ग्रामीणों ने भी अपनी कुछ मांगे रखी हैं। 1962 में चीन युद्ध के दौरान सीमा पर बसे निलांग और जांदूग गांव को खाली कराया गया था। भारत सरकार ने इन गांवों को फिर बसाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते बॉर्डर पर इन दोनों गांवों में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्रामीणों की जमीन की पैमाइश की जा रही है। उनका ये मांग रही है कि उस जगह में फिर से उनको बसाया जाए या फिर जो भी जगह अधिकृत की गई है या ली गई उसका मुआवजा दिया जाए। तो इसी क्रम में हम प्लान बना रहे हैं। आने वाले समय में ट्रैकिंग की गतिविधियां, हॉर्टिकल्चर की और टूरिज्म की गतिविधियां वहाँ बढ़ाई जाएंगी और लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार मुहैया कराया जाएगा। भारत सरकार की इस पहल पर दोनों ही गांव के ग्रामीण खुश हैं, लेकिन अपनी कुछ मांगे भी ग्रामीणों ने सामने रखी हैं। ग्रामीणों ने मुआवजे के साथ निलांग और जादूंग को गंगोत्री नेशनल पार्क से बाहर करने और गांव में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग की है। उस गांव को दोबारा बसाया जाए, उस गांव को डेवलप किया जाए मॉडल विलेज के रूप में। बेसिक सुविधाएं, बिजली, पानी, दूर संचार की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था इत्यादि का ध्यान में रखते हुए मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाए। इसी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से कि हमारे गांव, जो पुश्तैनी गांव हमारा निलांग है, जिसमें करीबन 800 नालियां जमीन थी हमारी, उस पे हमें काश्त करने की इजाजत दी जाए। हमारे गांव को विकसित करने के लिए उसमें जो है तरह तरह की जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको लैस करके हमारा मकान, हमारे को नया बनवा के हमें दे दिया जाए। 1962 में इन दोनों गांवों में 70 परिवार रहते थे, जो चीन युद्ध के दौरान बगौरी और वीरपुर ढूंढा आ गए थे। अब ये परिवार बढ़कर 180 हो गए हैं। सरकार को इन्हें पुनः निलांग और जांदूंग गांव में बसाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और अब बात उत्तराखंड के और धामी सरकार के मंत्रियों की करें तो धामी सरकार के मंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। विभाग मिलने के बाद विधानसभा सेशन के चलते गुरुवार को मंत्रियों का पहला कामकाजी दिन रहा, लिहाजा गुरुवार को मंत्रियों ने ताबड़तोड़ मीटिंग की है। धामी सरकार के सबसे हैवीवेट मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं, कर्मचारी संगठनों से घिरे रहे। इस दौरान वो बीच बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात कर विभागीय जानकारी लेते रहे। धन सिंह रावत ने विभागों को 100 दिन का रोड मैप बनाकर लाने को कहा, तो बाल विकास के साथ ही फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट देख रही मंत्री रेखा आर्य ने भी महालक्ष्मी योजना की समीक्षा की। उन्होंने ऐलान किया कि योजना के तहत अब सिर्फ बालिका शिशु के जन्म पर ही नहीं बल्कि लड़के के जन्म पर भी सरकार महालक्ष्मी किट देगी। अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने वाले हैं, फिर अपने अधिकारियों के साथ बैठने वाले हैं और हम एक 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। कल शिक्षा विभाग के साथ मैंने एक बैठक रख रहा हूं और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है राज्य के लिए। हम शिक्षकों से भी बात करेंगे, विद्यार्थियों से भी बात करेंगे, अभिभावकों से भी बात करेंगे। महिला और बाल विकास में हम लोग जिस प्रकार से 5 साल में हमने
लैंगिक समानता को लेकर काम किया और अधिक से अधिक जो है यहाँ पर जब बालिकाएं पैदा हों तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अभिभावक को प्रोत्साहित करने के लिए हमने योजनाएं संचालित की। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एक योजना थी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, हम उसको विस्तार देने वाले हैं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट में हम लोग अब बालिका के साथ में बालक को भी पैदा होने पर वो व्यवस्था माँ को मिल जाए, उस और हम लोग आगे बढ़ने के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विभागीय मीटिंग ली तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंचकर आईएफएस अधिकारियों की मीटिंग ली। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि विभाग को ट्रांसफर उद्योग न बनाए, साथ ही ये भी कहा कि रिजल्ट के आधार पर काम सौंपा जाए। जहां आप फॉरेस्ट फ्रेंडली रहे वहां पब्लिक फ्रेंडली बनने की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ ट्रांसफर इंडस्ट्री को कतई नहीं पनपने दिया जाएगा और जिस तरह की आपकी कार्य करने की क्षमता होगी, आपकी क्षमता का सम्मान करते हुए आपको उस तरह की पोस्टिंग दी जाएगी ताकि एक वर्क कल्चर डेवलप हो। और इसके अलावा तमाम बातों में चर्चा में, लेकिन पहली चर्चा यह है कि कार्य संस्कृति सुधरे और जनता के साथ फ्रेंडली बने, ये हमारा मुख्य। खुद सीएम पुष्कर धामी ने भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ सचिवालय पहुंचकर 4 धाम यात्रा की समीक्षा मीटिंग ली। यानी कि सिर्फ मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री भी एक्शन में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के लोगों को बिजली का झटका लगा है। जी हां, उत्तराखंड में बिजली की दरें अब 2.68% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। नियामक आयोग ने बिजली दरों का नया टैरिफ प्लान जारी कर दिया है। साल 2022-23 के लिए टैरिफ प्लान जारी किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि औद्योगिक श्रेणी के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए हैं। नए कनेक्शन लेने पर कीमतों में इजाफा हुआ है। अब नया कनेक्शन लेने पर आपको 60 से 80 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है, यानी कि अब आपको 60 से 80 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे नए कनेक्शन को लेकर। एक्चुअल टैरिफ जो इंक्रीज हुआ है वो 2.68% हुआ है। इट विल बी 60 रुपीज पर किलोवाट फॉर 1 किलोवाट, 70 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ फॉर 2 to 4 किलोवाट एंड 80 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ फॉर अबव 4 किलोवाट लोड। हमारा जो टोटल इंक्रीज हुआ यूपीएसएल टैरिफ का 11.90% हुआ है पिछले 4 साल में, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 21.14% बढ़ा है और होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.7% बढ़ा है। तो जो मार्केट में महंगाई बढ़ी है उसके मुकाबले हम लोग काफ़ी कम हमने बिजली कॉस्ट बढ़ाई है। कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से ये आज हो रहा है। और सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट 22 मई को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। चमोली जिले में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थापित गुरुद्वारा साहिब फिलहाल बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। सेना इसी महीने ग्लेशियर के बीच गुरुद्वारे तक का रास्ता साफ करने वाली है। तो सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है और बताया जा रहा है कि ये जल्द ही खुलने वाला है। 22 मई को कपाट हेमकुंड साहिब के खुल जाएंगे। सुबह 10:30 बजे कपाट खुलने वाले हैं। 15,000 फुट पर हेमकुंड साहिब है। अभी इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा बर्फ है, इसलिए कपाट खुलने से पहले सेना वहां की बर्फ को हटाएगी, रास्ता बनाएगी ताकि सही तरीके से यात्रा की शुरुआत हो सके। और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कल ऋषिकेश में गंगा आरती की। अमिताभ बच्चन ने परमार्थ निकेतन घाट पर पहुंचकर आरती कर मां गंगा का आशीर्वाद किया। मैया प्रेम सहित गाता। और गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ओला कैब चालक को बंधक बनाकर कार में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कब्जे से लूटी गई कार बरामद की गई है। थाना मुरादनगर क्षेत्र में ये मुठभेड़ बताई जा रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के पास ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है और गोली में बदमाश भी घायल हो गया है।
और नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रों में आपस में मारपीट हो गई। एमिटी यूनिवर्सिटी में एक्टर जॉन इब्राहिम के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। थाना 126 क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी है, जहां पर जॉन इब्राहिम का कार्यक्रम था, जिसमें जो छात्र वहां पर पहुंचे हुए थे उनके बीच मारपीट हो गई। और आज 1 अप्रैल है, यानी कि वो दिन जिस दिन से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। मतलब कि ये कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, वो लागू होंगे। लिहाजा कई नियम, टैक्स दरें और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। आज से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के पहले ही वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। करीब 800 दवाओं के दाम भी आज से बढ़ जाएंगे। होम लोन पर मिलने वाला जो छूट है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर भी टैक्स देना होगा। आज से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से ये भी हम बताएंगे कि किस तरह के बदलाव हैं, क्योंकि आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल है, इसलिए कई ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव हुआ है। जेब पर बोझ बढ़ने वाला है और इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह से जो बदलाव होंगे उसकी वजह से लोगों पे अब बोझ बढ़ने वाला है। पीएफ पर टैक्स हेडर जो होगा 2.5 लाख की राशि पर ब्याज दर के दायरे में 2.5 लाख से कम पर कोई टैक्स नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमा भी तय कर दी गई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमा 5 लाख रुपए तय कर दी गई है। वहीं 1.5 लाख तक की जो छूट थी उसे खत्म कर दिया गया है। 2019 में पहली बार घर खरीदने वालों को छूट मिली थी और बजट 2022-23 में प्रावधान अब इसे खत्म कर दिया, यानी ब्याज दर में जो छूट मिली थी उसे खत्म कर दिया गया है। साथ ही 800 आवश्यक दवाओं के रेट भी आज से बढ़ने वाले हैं। तो ये बदलने वाला है, जो हम आपको बता रहे हैं। कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी दवाओं में देखने को मिलेगी, यानी बहुत सी ऐसी दवाएं जो महंगी हो जाएंगी। इन दवाओं में पैरासिटामोल भी शामिल बताया जा रहा है, यानी जो जेनरिक दवाएं हैं उन दवाओं के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसमें पैरासिटामोल भी शामिल है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।